संगवारी हो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो 6 और 7 जुलाई दोनों दिन के समाचार एक संग लेकर के आप मन कर हाजिर हुए हों। हिंदी में आते हो, सीधा समाचार ला शुरू करत हूँ। आप मन के समय कीमती है, तेन मैं जानत हूँ, तो हिंदी में अब समाचार सुने के बेरा हो गए हैं। पहले समाचार पे हमारे पास बीजापुर का एक गांव है। गांव का नाम है पुसनार गांव। पुसनार गांव क्यों चर्चा में आया, अब इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। हाल फिलहाल में आपको याद होगा सिलगेर कैंप को बनाए जाने को लेकर बहुत बड़ा विरोध हुआ था। सुकमा और बीजापुर अंचल के ग्रामीण इकट्ठा हुए थे और उन्होंने इस विरोध को एक व्यापक स्तर पर फैलाया। तय ये किया गया कि वहाँ बन रहे सीआरपीएफ कैंप, वहाँ बन रहे पुलिस कैंप का विरोध करना है। ऐसा ही विरोध पुसनार में भी होना शुरू हुआ है और पुसनार के लिए भी विरोध का जो केंद्र बना है वो अगेन बीजापुर जिला बना है। बीजापुर जिला का गंगालूर गांव है जहां लोग इकट्ठा हुए और इस बात का विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस कैंप बन जाने के बाद उनके स्वतंत्रता पर खलल पड़ेगा। वो किसी को भी नक्सली बना करके मार दिए जाते हैं, ऐसी शिकायतें मिलती हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में पुलिस केंद्र हो। साथ ही साथ उनका कहना है कि अगर हमारे क्षेत्र का विकास करना ही है तो हमें स्कूल बना करके दीजिए, अस्पताल बना कर दीजिए, ना कि पुलिस कैंप। ये मामला कहाँ जाकर शांत होगा ये तो नहीं पता, लेकिन आप सिलगेर के बाद पुसनार में भी इस तरह की घटना होते हुए देख पा रहे हैं। तो अब अगली न्यूज़ पर चलते हैं और उसे समझते हैं। अगली न्यूज़ पर मुख्यमंत्री जी के एक अनाउंसमेंट छत्तीसगढ़ राज्य में राम वनगमन पथ को लेकर। आप सबको पता ही है कि भगवान राम अपने 14 वर्ष वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरे थे। छत्तीसगढ़ में 75 से भी अधिक चिन्हित स्थलों पर उनके कदम पड़े थे, लेकिन पहले चरण में 9 मुख्य जगहों को चिन्हित करके उन जगहों का कायाकल्प किया जा रहा है, उन जगहों को निखारा जा रहा है। इस पहले चरण के पूरा होने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है और उनके अकॉर्डिंग दिसंबर 2021 तक पहला चरण छत्तीसगढ़ में पूरा कर लिया जाएगा। इस पहले 9 चरण जो 9 जगह हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है जिला कोरिया के हरचौका से। हरचौका ऐसा माना जाता है कि राम जी के पहली बार कदम छत्तीसगढ़ में हरचौका में ही पड़े थे। इसके बाद रामगढ़ सरगुजा में मौजूद पहाड़ी क्षेत्र है। फिर शिवरीनारायण क्षेत्र, शिवरीनारायण जिला जांजगीर चांपा का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, माता सबरी के लिए जाना जाता है। तुरतुरिया जहाँ सीता माता बाद में रही थी जब वो त्याग दी गई थी राम जी के द्वारा, यहीं लव कुश का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। कुश की राजधानी बनी आगे चल के सिरपुर, उसके पास का ही एक क्षेत्र। इसके अलावा राजिम क्षेत्र है। राजिम जहां अपने कुल देवता के नाम पर कुलेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना भगवान राम के द्वारा की गई थी। इनफैक्ट वो शिवलिंग माता सीता ने बनाया था। इसके अलावा चंदखुरी क्षेत्र, चंदखुरी जो भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या यहीं पैदा हुई थी। इसके अलावा सिहावा क्षेत्र, सिहावा धमतरी का वो क्षेत्र जो श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। पता नहीं आप में से कितने लोग ये जानते हैं, लेकिन श्रृंगी ऋषि से ही राम जी की बहन शांता ब्याही गई थी। अगर आपको रामायण की अच्छी से जानकारी है तो आपको ये भी पता होगा भगवान राम की एक बहन थी जिनका नाम शांता था और उन शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। इन्हीं श्रृंगी ऋषि के शिष्य के द्वारा ही या उनके कारण ही महानदी का नाम पड़ा है। उनके शिष्य का नाम महानंदा था। और जगदलपुर क्षेत्र, जगदलपुर वनांचल का वो क्षेत्र जहां राम जी होकर गुजरे थे, और सुकमा जिले का रामाराम क्षेत्र, ये वो जगह हैं जिन्हें पहले चरण में तैयार किया जा रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता दी जा रही है भगवान राम के ननिहाल यानी चंदखुरी क्षेत्र को, और दूसरी प्राथमिकता दी जा रही है जहां राम जी ने जूठे बेर खाए थे यानी शिवरीनारायण को। यहाँ चंदखुरी का कार्य 90% पूरा हो चुका है और शिवरीनारायण में 60% तक कार्य पूरे हो चुके हैं। वैसे मुझे जो आखिरी समाचार मिला था उसमें लोगों को जो बस्तियां बनी हुई थी उसे उजाड़ा जा रहा था, बस यही हो रहा था। खैर, हम अगले समाचार पर चलते हैं। अगले समाचार पे हमारे पास जिला दुर्ग का एक अभियान है। ये हाँ एक जिला का अभियान जरूर है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी आ चुके हैं, इसलिए हमें इस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। जिला दुर्ग के कलेक्टर हैं सर्वेश्वर भूरे जी। उन्होंने दुर्ग जिले में हरियाली लाने के लिए एक अभियान चलाया। पिछले साल भी अभियान चला था, 1 होम 1 ट्री अभियान, जिसके तहत 5 लाख पौधे दुर्ग भर में बांटे गए थे। हर घर में कम से कम 1 पौधा बांटा जाए, ये इस अभियान का लक्ष्य है। इसकी शुरुआत इस साल भी 6 जुलाई के दिन कर दी गई है। पिछले बार भी 6 जुलाई को यह अभियान शुरू किया गया था। तो ये छोटी अपडेट जरूर है लेकिन महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अगले समाचार पर। अगले समाचार पर हमारे पास निधन का एक समाचार है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद रहे रामाधार कश्यप जी का निधन हो गया। अगर मैं सांसद कह रहा हूं तो अब आपको समझना चाहिए ये राज्यसभा सांसद रहे। सन 2002 में राज्यसभा सांसद के रूप में इन्होंने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया था राज्यसभा में। वैसे रामाधार कश्यप जी का परिचय सिर्फ इतना ही नहीं है।
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के पृथक होने को लेकर जो लंबा चौड़ा संघर्ष चला उसमें इनकी भूमिका दिखाई देती है। रामाधार कश्यप उन लोगों में से जाने जाते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए जेल यात्रा भी की थी। कहते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में इन्होंने जाकर के भगत सिंह के स्टाइल में पर्चे फेंके थे छत्तीसगढ़ निर्माण को लेकर के। बाद में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया और मध्य प्रदेश की जेल में भी रहे ये। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण सन 2000 में जब हुआ तो इन्हें फिर चुनाव लड़ने का मौका मिला। अकलतरा क्षेत्र से चुनाव लड़े और विधायक भी बने, लेकिन जब बाद में अजीत जोगी की सरकार गिरी तो इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन रामाधार कश्यप एक सांसद, एक विधायक से कहीं बढ़कर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा से जाने जाएंगे। तो आप रामाधार कश्यप जी, जिनका संबंध बिलासपुर से रहा है, उन्हें जरूर याद रखें। बात करते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ पर भी छत्तीसगढ़ के एक बहुत महत्वपूर्ण शख्स हैं और उन्हें मिली हुई एक बड़ी जिम्मेदारी है। रमेश बैस जी, रमेश बैस जिनका संबंध जिला रायपुर से है। ये लगातार 27 सालों तक सांसद रहने का एक अपने किस्म का अनोखा रिकॉर्ड बना रखे हैं। 1989 में जब पहली बार रायपुर क्षेत्र से सांसद चुने गए थे, फिर एक लंबी यात्रा 2019 तक सांसद के रूप में इन्होंने तय की। बाद में बहुत उतार चढ़ाव भी इन्होंने अपने कैरियर में देखे, अपने जीवन में देखे, लेकिन फिर इन्हें फाइनली राज्यपाल बनने का मौका मिला। सन 2019 में केंद्र सरकार ने इन्हें नामित किया त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में और राष्ट्रपति ने इन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त भी किया। 2 सालों तक अपनी सेवाएं वहां देने के बाद अब इन्हें झारखंड, हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा न्यूज़ है, हमारे छत्तीसगढ़ की किसी विभूति को राज्यपाल बनने का अवसर मिल रहा है, तो आप इन्हें जरूर जानेंगे। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान ये मंत्रिमंडल का हिस्सा भी रहे थे और केंद्रीय मंत्री के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं भी दी थी। वन और पर्यावरण मंत्री के रूप में इन्होंने लगातार 2 साल या उससे अधिक अपनी सेवाएं दी थी। बात करते हैं अगले समाचार पर। अगले समाचार पे हमारे पास ई कोर्ट है या ई लोक अदालत है। ई लोक अदालत यानी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड लोक अदालत, कंप्यूटर बेस्ड लोक अदालत। पहले इस 2 शब्द को समझते हैं। लोक अदालत, लोक अदालत अदालतों का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें त्वरित न्याय पाने की गुंजाइश होती है। जब दोनों पक्ष आपस में समझौता करके अपने मामले को जल्दी सुलझाने के इरादे से कोर्ट तक पहुंचते हैं तो ऐसे मामले को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जाता है। यहाँ आए हुए फैसले फिर से कहीं ज़्यादा जा करके चैलेंज नहीं किए जा सकते, यानी आपको यहाँ आए हुए फैसलों को मानना पड़ता है। इसीलिए दोनों पक्ष का सहमत होना बड़ा जरूरी होता है। लंबित मामलों को निपटाने में यह बहुत योगदान देता है और ऐसा ही हुआ था पिछली बार छत्तीसगढ़ में जब शब्द इलेक्ट्रॉनिक इससे जुड़ा। छत्तीसगढ़ में पिछले बार बिलासपुर हाईकोर्ट ने ई लोक अदालत आजमाई या यूं कहें कि उसका प्रयोग करके देखा। प्रयोग सफल भी रहा। कोविड का दौर था और कोर्ट लगा पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन पेंडिंग मामलों का क्या किया जाए, इसीलिए ई लोक अदालत आयोजित की गई जो सफल भी रही और अब इस मॉडल को पूरे देश में अपनाया जा रहा है। यानी बिलासपुर का ई लोक अदालत मॉडल पूरा देश फॉलो करेगा। 10 जुलाई 2021 को इस साल तय किया गया है लोक अदालत लगाने के लिए पूरे भारत में, और वो भी इंटरनेट के माध्यम से। पिछले साल 11 जुलाई 2020 को बिलासपुर पहली ऐसी जगह बनी थी जहां ई लोक अदालत का आयोजन हुआ था और ये कई बार ऐसा हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न बने, तो आपको ध्यान रखना है। हम बात कर लेते हैं 7 जुलाई के समाचारों पर। 7 जुलाई के समाचारों में पहला समाचार जो हमारे पास है वो छत्तीसगढ़ में बन रही डिजिटल लाइब्रेरी है और ये न्यूज़ काफ़ी आकर्षित करने वाली है। मुख्यमंत्री जी ने अपने एक सम्मेलन में ये कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की जाएगी। फिर लोगों ने सवाल पूछा कि ये डिजिटल लाइब्रेरी करेगी क्या, तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की वैभवशाली परंपरा, समृद्धशाली संस्कृति को हम बचा कर रखने वाले हैं और इसे बचाने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का प्रयोग किया जाएगा। चाहे वो लोक संगीत हो, लोक नृत्य हो, लोक गायन हो, इसे डिजिटल रूप में हम सहेज कर रखेंगे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी उसे देख सके, जान सके, ऐसे लुप्त होते हुए कलाओं को वो समझ सके या उसको आत्मसात कर सके जिन्हें जमाना भुला चला है। तो इसलिए डिजिटल लाइब्रेरी का होना जरूरी बताया गया है। बहरहाल ये डिजिटल लाइब्रेरी बनने का काम शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को इसमें शामिल किया जाए और उन्हें अपनी कलाकारी के माध्यम से इसमें अपनी कला का परीक्षण करने का, अपनी कला से हमें आनंदित करने का अवसर मिल सके। बात करते हैं अगले समाचार पे। अगले समाचार में भी कला क्षेत्र का ही एक न्यूज़ है और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इनफैक्ट आप इसे बिग स्टोरी समझ सकते हैं, आज के लिए सबसे बड़ी खबर मान सकते हैं। मानस मंडली प्रोत्साहन योजना 2021, इस योजना के पूरे मोटिव समझते हैं। पहले तो योजना का नाम हम देखते हैं, मानस मंडली प्रोत्साहन योजना।
छत्तीसगढ़ हमेशा से एक ऐसी धरती रही है जहां भगवान राम जी की कथा और इसके अलावा पंडवानी का गायन इस जगह का आधार रहा है, इसकी कला, इसकी संस्कृति की पहचान रहा है। जगह जगह मानस कलाकार या मानस गीत गाने वाले अपनी मंडली के साथ पहुंचते हैं और राम धुन अलापते हैं। इस गीत संगीत से आसपास के गांव और क्षेत्र में मनोरंजन तो होता ही है, राम जी की कथा भी लोगों तक पहुंचती है। इसी को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना को बनाया गया है। क्या किया जाएगा इस योजना में, अब ये जानने का प्रयास करते हैं। इस योजना में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर इनाम की घोषणा की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी मानस मंडली पुरस्कार जीतेगी या इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन करके विजेता रहेगी, उसे 5,000 का इनाम। ब्लॉक स्तर पर जीतने वाली मंडली को 10,000 का इनाम और जिला स्तर पर जीतने वाली मंडली को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें तो राज्य स्तर पर जब ये प्रतियोगिता होगी तो राज्य स्तर में 3 अवार्ड दिए जाएंगे। राज्य स्तर में जो पहले नंबर पर मंडली आएगी उसे 5 लाख का पुरस्कार, दूसरे नंबर पर आने वाली मंडली को 3 लाख का पुरस्कार और तीसरे नंबर पर आने वाली मंडली को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। निश्चित रूप से प्रोत्साहन राशि किसी कला को पैमाने में या पैरामीटर में बांध तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, इस तरह की राशि रखे जाने से इस कला को प्रोत्साहन जरूर मिलेगा, ऐसा माना जा सकता है। तो अब बात करते हैं हम अगले समाचार पर। अगले समाचार पे हमारे पास है वजन त्योहार। छत्तीसगढ़ राज्य में विगत वर्ष की तरह ही इस साल भी वजन त्योहार मनाया जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत हुई है। 7 जुलाई से 16 जुलाई तक वजन त्योहार चलेगा। इसमें होता क्या है, इसमें आंगनबाड़ी केंद्र में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को बुलाया जाता है, उनका वजन मापा जाता है। वजन मापने के बाद 3 स्तरों पर उनके वजन को निर्धारित किया जाता है। ग्रीन कैटेगरी, येलो कैटेगरी और रेड कैटेगरी। ग्रीन कैटेगरी वाले बच्चों को सुपोषित कहा जाता है, येलो कैटेगरी वालों को कुछ हद तक सुपोषण की ज़रूरत है और लाल वाली जो कैटेगरी होती है वो चिंताजनक मानी जाती है, उनके सुपोषण के लिए प्रयास किए जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। तो अब अगर हम इन तीनों के आधार पर देखें तो हमें सुपोषण लाने के लिए छत्तीसगढ़ में इस तरह की पहल की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस पहल में एक नई चीज़ जोड़ी जाए या उस पर चर्चा की जाए तो इस बार नई चीज़ निकल करके आई है कि किशोर वयी जो स्त्रियां हैं, या स्त्रियां क्या कहना चाहिए, लड़कियां हैं, उनके भी जांच करने के लिए इस साल केंद्र खोले जाएंगे। यानी एनीमिया की जांच हो सकेगी, उनके वजन की जांच हो सकेगी, उनके पोषण स्तर की जांच हो सकेगी, किशोरियों के भी। तो पहली बार वजन त्योहार में बच्चों के अलावा किशोरियों को भी शामिल किया जा रहा है। ये भी न्यूज़ का एक बहुत अहम हिस्सा रहा। बात करते हैं अगले समाचार पर। अगले समाचार पर हमारे पास ये बहुत बड़ी न्यूज़ है अगेन, छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक स्पेस का निर्माण किया जाएगा। तो शब्द वापस दोहराता हूँ, छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक स्पेस, यानी एक ऐसा केंद्र जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समर्पित होगा। कहाँ बनाया जा रहा है, इसका उत्तर ढूंढेंगे तो आपको चलना पड़ेगा नवा रायपुर क्षेत्र। नवा रायपुर क्षेत्र में पुरखौती मुक्तांगन पड़ता है, इनफैक्ट वो उससे पहले ही पड़ जाता है। इसी पुरखौती मुक्तांगन परिसर में इस छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक स्पेस का निर्माण किया जाएगा। 10-10 एकड़ में, यानी 3 ऐसे भूखंड होंगे जो 10-10 एकड़ के होंगे। यहाँ एक भारत भवन बनेगा, एक मानव संग्रहालय बनेगा और एक अभिलेखागार भवन बनेगा, जो कि छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाएगा। पुरखौती मुक्तांगन ऑलरेडी छत्तीसगढ़ की एक बहुत जानी मानी जगह है। कभी जाना हो तो इस जगह पे आप छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति को निहार करके जरूर आइएगा। बात करते हैं अगले समाचार पर। ये समाचार छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्का उत्पादन यदि कोई किसान छत्तीसगढ़ का करता है तो ये न्यूज़ बिल्कुल उसके लिए है। मुख्यमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया और इस अनाउंसमेंट में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मक्का की खरीदी हर समिति के द्वारा अब समर्थन मूल्य पर होगी। अब इसके क्या मायने हैं? छत्तीसगढ़ में क्या मक्का की खरीदी पहले नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी, लेकिन कुछ चुनिंदा समितियां इसकी खरीदी करती थी, हर समिति में खरीदी नहीं होती थी। अब इस फैसले के बाद चाहे वो कहीं की भी समिति हो, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर हर समिति में मक्के को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। मक्का इसलिए भी महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि एथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है। वैसे छत्तीसगढ़ राज्य में मक्का न सिर्फ एथेनॉल बनाने बल्कि कुक्कुट पालन करने वाले लोगों के लिए बीज आदि बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता रहा है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा रही। बात करते हैं आज के आखिरी समाचार पर, और आखिरी समाचार में छत्तीसगढ़ की एक शख्सियत जिनका नाम है सुनीता गुप्ता। सुनीता गुप्ता एक शिक्षिका हैं, गणित विषय को पढ़ाती हैं और क्या खूब पढ़ाती हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय बसदेई ये वो केंद्र है जहां वो शिक्षिका है, और शिक्षक हों तो इस तरह के मॉडल अपने आप को प्रस्तुत करें तो अच्छा लगता है। ये नहीं कि सिर्फ मांगों को लेकर हम
चिंता जताते हुए दिखाई दे, बल्कि अपने काम को करते हुए भी शिक्षक दिखाई देते हैं, तो हमें खुशी होती है और उनके मांग में शामिल होने की इच्छा भी होती है। तो अभी ये क्या है ये समझ लेते हैं। तो सुनीता जी जो हैं उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, सॉफ्टवेयर जिसका नाम उन्होंने रखा था जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर। इसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए और उस वीडियोस के माध्यम से गणित को आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। इनफैक्ट पहले अपने बच्चों के लिए, फिर बाकी लोगों के लिए वो यूट्यूब में भी वीडियो अपलोड करती रहती हैं। अब उन्हें सम्मान दिया जा रहा है और ये सम्मान राष्ट्रीय स्तर का है। सत्र 2019-20 के लिए उत्कृष्ट शिक्षक अवार्ड राष्ट्रीय स्तर का ये सम्मान है। इसे ICT सम्मान भी कहते हैं। क्या आपको पता है देश में ये सम्मान इस साल सिर्फ 24 लोगों को दिया जा रहा है और उसमें छत्तीसगढ़ की सुनीता गुप्ता जी हैं। ये बधाई का अवसर है, ये शुभकामनाएं देने का अवसर है। तो आप शुभकामनाएं दीजिए सुनीता गुप्ता जी को, आप उनसे प्रेरित होइए। और अगर हमारे समाचारों के इस चैनल से आप प्रेरित हुए हैं, इससे आप प्रभावित हुए हैं, तो अपना लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं तक थे आज के समाचार। मैं अब चलता हूँ, कल आपसे मिलूंगा और अगर कल समाचार कम रहे तो मैं आपसे अगले दिन ज़रूर मिलूंगा, लेकिन हाँ मिलता ज़रूर रहूँगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं। राम राम।